मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपको सरफेस केमिस्ट्री यानी पृष्ठ रसायन का चैप्टर आगे से पढ़ाएंगे। कल हम लोगों ने आपको कोलाइडल विलयन पढ़ाया था। आज हम पढ़ाएंगे उत्प्रेरक वर्धक अथवा सक्रियक यानी कैटलिस्ट के बारे में जो हम पढ़ रहे थे। अब कैटलिस्ट क्या था? जो किसी रिएक्शन को क्या करता था, मंद या तेज करता था। किस वजह से? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता था तो क्या हो जाती थी? तेज। तो वो था कैटलिस्ट, जो कि आपका रिएक्शन में खुद यूज़ नहीं होता था, वो ऐसा का ऐसा ही हमें वापस मिल जाता था। पर कैटलिस्ट की भी क्रिया को बढ़ाने के लिए कैटालिटिक प्रमोटर होता है। वो क्या है? वे पदार्थ जो स्वयं उत्प्रेरक नहीं हैं होते, परंतु क्या करते हैं, किंतु इनकी उपस्थिति उत्प्रेरक की क्या कराती है? उत्प्रेरकीय सक्रियता को बढ़ा देती है। यानी कि कैटालिटिक प्रॉपर्टी को, कैटालिस्ट की कैटालिटिक प्रॉपर्टी को बढ़ा देती है। वो क्या कहलाते हैं? कैटालिटिक प्रमोटर। यानी खुद कैटालिस्ट नहीं होते, पर कैटालिस्ट की कैटालिटिक प्रॉपर्टी को बढ़ा देते हैं। वो क्या कहलाते हैं? कैटालिटिक प्रमोटर या उत्प्रेरक। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे आपका अमोनिया होता है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन यूज़ करते हैं। इसमें जो कैटालिस्ट है या उत्प्रेरक है वो क्या है? आयरन चूड़। और इसकी जो आयरन चूड़ यानी कैटलिस्ट की जो आपका एक्टिविटी को जो बढ़ाएगा या प्रमोट करेगा वो है मोलिब्डेनम। ये वर्धक के यूज़ में या प्रमोटर के यूज़ में यूज़ करते हैं। ऐसे ही आपका जो है वाष्प प्रोसेस में, वाष्प प्रक्रम में कार्बन मोनोऑक्साइड और जल की क्रिया कराने पे कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन बनता है। इसमें जो आपका क्या है? फेरिक ऑक्साइड है, ये क्या है? कैटलिस्ट। जबकि क्रोमिक ऑक्साइड CR2O3 या MO ये क्या है? वर्धक। अब उत्प्रेरक वर्धक की क्रिया विधि यानी मैकेनिज्म ऑफ कैटलिस्ट प्रमोटर के आधार पर हम उन्हें कितने में बांटते हैं? 2 प्रकार में बांट देते हैं। ठीक है, तो अब ये 2 प्रकार क्या हैं वो सुन लीजिए आप। ये 2 प्रकार जो भी हैं, पहला है ये वर्धक उत्प्रेरक की सूक्ष्म वितरित कणों के बीच में प्रवेश करके। ठीक है, जो वर्धक है ये उत्प्रेरक की सूक्ष्म वितरित कणों यानी कि बीच में जो गैप होता है उसमें घुस जाएगा, उनके मध्य की दूरी में वृद्धि कर देता है। यानी उनके बीच में घुसकर क्या कर रहा है? डिस्टेंस को बढ़ा रहा है, जिसके कारण उत्प्रेरक के पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। ठीक है, जो वर्धक प्रमोटर है वो क्या कर रहा है? कैटलिस्ट का जो बीच में गैप है उसमें खुद उसके गैप में भर के और उसको बढ़ा रहा है, स्पेस को। तो उससे क्या हो गया? क्षेत्रफल बढ़ गया। क्षेत्रफल बढ़ गया तो नेचुरल सी बात है कि रिएक्शन को क्या करेगा? रिएक्टेंट को अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा कैटलिस्ट। और जब कैटलिस्ट रिएक्टेंट को अच्छे से ऑब्जर्व करेगा तो उसको क्या बढ़ा देगा? रिएक्शन की रेट को बढ़ा देगा। ठीक है, तो वही है कि क्रिया की गति को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। दूसरा क्या है? उत्प्रेरक वर्धक की उपस्थिति के कारण उत्प्रेरक की सतह पर अत्यधिक विघटन के फलस्वरूप मुक्त संयोजकता, यानी क्या हुआ कि आपका ये क्या कर रहा है? कैटलिस्ट पे क्या कर रहा है? विघटन, यानी कि उसको तोड़ रहा है। और तोड़ने से क्या कर रहा है? उस पर मुक्त संयोजकता यानी फ्री वैलेंसी क्रिएट कर रहा है, और ज़्यादा फ्री वैलेंसी क्रिएट कर रहा है, जिससे अतः उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक अणु अधिक संख्या में अधिशोषित यानी एड्जॉर्ब होते हैं, जिससे सांद्रता में वृद्धि हो जाती है तथा क्रिया क्या होती है? आगे की तरफ अभिक्रिया यानी रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ जाती है। इसको आगे देखिए, आगे पढ़ते हैं। अब आगे है कैटालिटिक पॉइजन। जैसे आपका उत्प्रेरक है, वर्धक है यानी प्रमोटर है, ऐसे पॉइजन भी है यानी उत्प्रेरक को रोकने वाला, यानी उसको उत्प्रेरक की क्रिया को धीरे करने वाला। तो वे पदार्थ, ठीक है, क्या है? वे पदार्थ जो आपकी क्या कर रहे हैं? जो उत्प्रेरक सक्रियता को कम कर रहे हैं, नष्ट करते हैं, क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। उदाहरण जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की संपर्क विधि में SO2 का SO3 में जो ऑक्सीकरण होता है, इसमें जो आपका प्लेटिनम एस्बेस्टस का उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जबकि अगर हम आर्सेनिक ऑक्साइड अगर यूज़ कर लेते हैं इसके साथ, तो आर्सेनिक ऑक्साइड क्या कार्य करेगा? उत्प्रेरक विष का कार्य करेगा। ठीक है, ऐसे ही रोजनमुंड अभिक्रिया ये होती है आपकी एसिटाइल क्लोराइड का अपचयन करते हैं प्लैटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो क्या बनता है? एसिटाल्डिहाइड HCl। पर अगर हम प्लैटिनम उत्प्रेरक की जगह हम H2SO4 यूज़ कर लेंगे साथ में, सॉरी बेरियम सल्फेट, इट्स एन बेरियम सल्फेट, नॉट बेट इट्स, ये है आपका बेरियम सल्फेट, जाकि H2SO4 ये है BaSO4। ठीक है, बेरियम सल्फेट यूज़ कर लेते हैं तो क्या हो जाता है? ये पैलेडियम की जो आपका कैटालिटिक प्रॉपर्टी है उसको क्या कर देगा? कम कर देगा। अब आ जाइए उत्प्रेरक विष की क्रिया की व्याख्या, यानी उत्प्रेरक विष जो है, जैसे हमने वहाँ मैकेनिज्म पढ़ाई थी आपको किसकी? प्रमोटर की। ऐसे ही आपकी मैकेनिज्म किसकी है? पॉइजन की। तो ये क्या करता है? उत्प्रेरक विष अभिकारक अणुओं की अपेक्षा वर्णी अधिशोषण, यानी कहने का मतलब प्रेफरेंशियली ऑब्जर्वेबल। देखिए हम आपको बताएं, जैसे आप कमरे में होते हो, कमरे में हम कहते हैं कभी भी कोयले को जला के बंद करके डोर नहीं सोना चाहिए। कारण क्या होता है? कारण ये होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है उसमें भर जाती है। अब आप कहोगे कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली गैस नहीं है, पर उसकी वजह से डेथ हो जाती है। कारण क्या होता है कि हमारा जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन से जल्दी ग्रहण कर लेता है। उसकी कई गुना कैपेसिटी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड को
ग्रहण करने, किसकी, हीमोग्लोबिन जो हमारे अंदर पाया जाता है ब्लड के अंदर। तो क्या हुआ, बजाय ऑक्सीजन को ग्रहण करने के उसने प्रेफरेंशियली किसको ग्रहण कर लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड को, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई और डेथ अकर हो जाती है। तो उसे कहते हैं प्रेफरेंशियल एब्जॉर्बेशन। तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ भी क्या होता है, जो विष अभिकर्मक है वो प्रेफरेंशियली एब्जॉर्ब हो जाता है किस पे एड्जॉर्ब हो जाता है, आपका अभिकारक पे, और उत्प्रेरक को एड्जॉर्ब नहीं होने देता। अभिकारक के अणुओं पे पहले एड्जॉर्ब होने की वजह से उनके एक्टिव सेंटरों को क्या कर देता है, कम कर देता है, जिस वजह से क्रिया को क्या कर देता है, मंद कर देता है। तो वो ये कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा निकिल तथा प्लेटिनम उत्प्रेरक की क्रियाशीलता कम होना, कार्बन मोनोऑक्साइड निकिल और प्लेटिनम की क्रियाशीलता को कम कर देती है। नेक्स्ट आ जाइए, उत्प्रेरक के सिद्धांत यानी थ्योरीज ऑफ कैटालिसिस, यानी उत्प्रेरण जो कर रहे हैं उसके थ्योरी सिद्धांत क्या है। तो उत्प्रेरक को क्रियाविधि, ठीक है, स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कई सारे सिद्धांत दिए गए। तो कौन कौन से सिद्धांत दिए गए, तो सबसे पहले इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन, यानी माध्यमिक यौगिक बनने का सिद्धांत, यानी कैसे रिएक्टेंट आपका कैटलिस्ट से कैसे रिएक्शन करके कैसे उसमें प्रोडक्ट में बदल रहा है, उसके लिए एक सिद्धांत दिया गया जिसे कहते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। यह सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, जो आपका रिएक्टेंट है पहले क्या करता है, आपका उत्प्रेरक से क्या करता है, योग करता है और बनाता है माध्यमिक यौगिक। ये माध्यमिक यौगिक फिर दूसरे रिएक्टेंट से योग करता है और उत्पाद बन जाता है और उत्प्रेरक क्या हो जाता है, अलग। ये जो माध्यमिक यौगिक ये जो इससे जुड़ता है तो क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, सक्रिय ऊर्जा को कम कर देता है। फिर सक्रिय ऊर्जा जैसे ही कम हुई, ये इससे दूसरा वाला रिएक्टेंट इससे रिएक्ट करेगा और क्या होगा, आपका उत्पाद मिल जाएगा और उत्प्रेरक अलग हट जाएगा। तो देखिए इसमें समझाने में एग्जाम्पल में नाइट्रस ऑक्साइड जो है ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया हुई तो मध्यवर्ती उत्पाद बना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो मध्यवर्ती उत्पाद है, इसने SO2 के साथ क्रिया कराए। देखिए NO क्या है, यहाँ उत्प्रेरक है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड का उत्प्रेरक। जब NO2 ने SO2 के साथ क्रिया कराई, यानी दूसरा पहला रिएक्टेंट ऑक्सीजन, दूसरा रिएक्टेंट SO2 के साथ जब रिएक्शन हुई तो क्या बना आपका, SO3 बना, ये बना आपका SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO3 बना और NO उत्प्रेरक के रूप में निकल गया। तो इस सिद्धांत में अभिक्रिया के अंत में उत्प्रेरक का द्रव्यमान तथा द्रव्यमान क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है, ठीक है, इसकी अल्प मात्रा और क्या करती है, अल्प मात्रा के प्रभावी होने की व्याख्या करता है। तो द्रव्यमान जो है उत्प्रेरक का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहने की तथा अल्प मात्रा की प्रभावी होने की व्याख्या करता है। अब आ जाइए सीमा, लिमिटेशन किसकी, ये जो थ्योरी पढ़ाई गई है इंटरमीडिएट थ्योरी वाली। तो मध्यवर्ती उत्पाद केवल समांगी उत्प्रेरण की दशा में ही बनता है। अब नेचुरल सी बात है, एब्जॉर्ब कब होगा, जब समांगी है। यह सिद्धांत उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक विष तथा अत्यंत महीन पिसे उत्प्रेरक की क्रियाविधि की व्याख्या नहीं कर पाता। तो फिर क्या यूज़ किया गया, आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत यानी मॉडर्न एब्जॉर्प्शन थ्योरी। अब ये क्या है मॉडर्न एब्जॉर्प्शन थ्योरी, तो देखिए ये सिद्धांत विषमांगी उत्प्रेरक की क्रियाविधि को स्पष्ट करता है, यानी विषमांगी को भी ये स्पष्ट करता है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार ठोस उत्प्रेरक की सतह पर विभिन्न मुक्त संयोजकताएं या सक्रिय केंद्र उपस्थित होते हैं। हमने आपको बताया ये सक्रिय केंद्र गैसीय क्रियाकारी अणुओं के अधिशोषण यानी गैसीय क्रियाकारी अणु अधिशोषण, यानी जो गैस है, जो रिएक्टेंट है, उसको क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करने के कारण उत्प्रेरक सतह पर अभिकारी परमाणुओं की सांद्रता बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जो आपका जो क्या कहते हैं, आपका ये कैटलिस्ट हैं, वो आपका एब्जॉर्ब होके किस पे, सरफेस पे एड्जॉर्ब होके, किसके, रिएक्टेंट के सरफेस पे एड्जॉर्ब होके गैस, जो दूसरी गैस है जिससे रिएक्शन होनी है, उसको क्या कर लेते हैं, अपने ऊपर एड्जॉर्ब कर लेते हैं। तो सबसे पहले रिएक्टेंट एड्जॉर्ब हुआ किस पे, सरफेस पे, उसने फिर दूसरे रिएक्टेंट को अपने ऊपर एड्जॉर्ब करा लिया, मतलब उसको जोड़ लिया अपने से। तो वही है, अणुओं को एड्जॉर्ब कर कारण उत्प्रेरक सतह पर अभिकारिक अणु की सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। अतः द्रव अनुपाती नियम के अनुसार अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखिए, ठोस उत्प्रेरक द्वारा उत्प्रेरण की क्रिया उत्प्रेरक की सतह पर पूर्ण होती है, जिसमें निम्न पद होता है। सबसे पहले क्या, उत्प्रेरक की सतह पर क्या हुआ, अभिकारों का विसरण यानी एड्जॉर्प्शन यानी फैलना। उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक अणुओं का अधिशोषण। देखिए ये देखिए, ये उत्प्रेरक की सतह है, इस पर ये आपके रिएक्टेंट है, इसमें से क्या हुआ, ये रिएक्टेंट जुड़ गए, रिएक्टेंट जुड़े, फिर रिएक्टेंट आपस में जुड़े। पहले रिएक्टेंट किस पे जुड़े हैं, आपके किस पे जुड़े हैं, कैटलिस्ट पे, ये देखिए जुड़ गया है कैटलिस्ट पे। फिर ये आपस में इन्होंने बॉन्ड बनाया, आपस में बॉन्ड बनाया, लास्ट में क्या किया, ये उत्पाद अलग हो गया और ये कैटलिस्ट अलग हो गया। तो वही चीज़ इसमें दे रखी है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत यानी इंपॉर्टेंस ऑफ मॉडर्न, आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ मॉडर्न एब्जॉर्प्शन थ्योरी। तो इसके क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, यह सिद्धांत निम्नलिखित कारकों को स्पष्ट करता है। किस किस कारकों को स्पष्ट करता है, जो कि ओल्ड वाला नहीं कर पाया था। यह सिद्धांत सक्रिय केंद्र की मुक्त संयोजकता को समझाता है, यानी कि ये बताता है कि एक्टिव सेंटर क्या है, जिसपे एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, अधिक अधिशोषण के लिए अधिक रिक्त स्थान प्रदान करता है तथा
अभिक्रिया की दर में वृद्धि का परिणाम स्वरूप सिद्धांत में वृद्धि होती है। खुदरे पृष्ठ के ज़्यादा सक्रिय तथा सरंध होने का कारण अधिक मुक्त संयोजकता प्राप्त होती है, इसलिए अभिक्रिया की दर भी अधिक होती है। ये समझाता है कौन? ये वाला सिद्धांत, मॉडर्न सिद्धांत। यह सिद्धांत वर्धक की क्रिया को भी व्यक्त करता है। वर्धक अंतरकाशी यानी कि इंटरस्टिशियल रिक्त का प्राप्त करता है, रिक्तिका में बढ़ जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अधिशोषण के लिए पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है, अतः अभिक्रिया दर में वृद्धि हो जाती है। देखिए ये वर्धक क्या हो रहा है, जो आपका निकिल, जो क्या है निकिल आपका कैटलिस्ट है, उसके इंटरस्टिशियल स्पेस में ये बढ़ गया और इसने थोड़ा सा उसे अलग कर दिया, तो क्या हो गया, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ा दिया और जिस पर हाइड्रोजन एड्सॉर्ब हो जाएगी। ठोस उत्प्रेरक या सॉलिड कैटलिस्ट, वे उत्प्रेरक जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं ठोस उत्प्रेरक कहलाते हैं। ठोस उत्प्रेरकों के दो महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं। कौन सी? सक्रिय रिएक्टिविटी, यानी सक्रिय या रिएक्टिविटी, सक्रियता कहना चाहिए आपको, ये सक्रिय गलत लिखा है, सक्रियता या रिएक्टिविटी। किसी ठोस उत्प्रेरक की, इसको हम सक्रियता लिख लीजिए, सक्रियता या रिएक्टिविटी। किसी ठोस उत्प्रेरक की सक्रियता रासायनिक अधिशोषण की क्षमता पर निर्भर करती है। रासायनिक अधिशोषण यानी कितना रासायनिक अधिशोषण कितना हो रहा है। किसी उत्प्रेरक की सक्रियता से तात्पर्य है कि अभिकारक यानी रिएक्टेंट उत्प्रेरक की सतह पर कितनी प्रबलता से यानी कितनी स्ट्रेंथ से अधिशोषित होता है। उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक को इतनी अधिक प्रबलता से भी अधिशोषित नहीं होना चाहिए कि अन्य अभिकारक उस उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित ही ना हो सके। समझ रहे हैं आप बात को? यानी कि केमिकल जो आपका एड्जॉर्प्शन हो रहा है उसमें आपका जो रिएक्टेंट है वो सरफेस पे एड्जॉर्ब तो हो, पर इतना स्ट्रांगली एड्जॉर्ब ना हो पाए कि वो दूसरे रिएक्टेंट के साथ जुड़ ही ना सके और दूसरा रिएक्टेंट उस सरफेस पे जुड़ ही ना सके। अब आ जाते हैं वर्णनात्मकता या चयनात्मक सेलेक्टिविटी। किसी उत्प्रेरक, हमने आपको बताया ना कुछ उत्प्रेरक ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए होते हैं, दूसरे रिएक्शन को नहीं करेंगे। तो किसी उत्प्रेरक की वर्णनात्मकता या आपकी सेलेक्टिविटी तात्पर्य उत्प्रेरक द्वारा अभिकारक को विशिष्ट उत्पाद में बदलने की क्षमता। तो देखिए आप ये देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड की हाइड्रोजन से तीनों में रिएक्शन करा रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड तीनों में हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है, पर देखिए उत्प्रेरक अलग अलग होने की वजह से रिएक्शन अलग अलग है, प्रोडक्ट अलग अलग है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड की उपस्थिति, क्रोमियम ऑक्साइड की उपस्थिति में कराया तो क्या बना है आपका मेथेनॉल, जिसे क्या कहते हैं, ये पेटॉट प्रक्रम भी कहते हैं। जब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की निकल की उपस्थिति में कराया तो मीथेन और जल, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की कॉपर की उपस्थिति में कराया तो अपचयन हो जाता है, क्या बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड। अब आ जाइए फॉर्मिक अम्ल की भिन्न ऐसी फॉर्मिक अम्ल जब कॉपर से रिएक्शन कराएगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और आपका जब कराया किससे, यानी अपचयन हो गया, कॉपर क्या कराता है, अपचयन का कार्य कराता है, जानते हैं निकल भी अपचयन का काम कराता है, पर निकल ने कंप्लीट अपचयन कर दिया मीथेन में और हाइड्रोजन में कार्बन मोनोऑक्साइड का। इस तरह से फॉर्मिक एसिड में जब कॉपर का हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, जबकि Al2O3 यूज़ किया तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और जल बना। तो यही है आपकी सेलेक्टिविटी, यानी कि पर्टिकुलर जब हम यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं किसी एक ही रिएक्टेंट में, तो आपके अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं। फिर आ जाइए उत्प्रेरकों के अनुप्रयोग यानी यूजेज ऑफ कैटलिस्ट। तो देखिए मैंने कई सारे अनुप्रयोग लिख रखे हैं कि जैसे एसिटाल्डिहाइड को वायु द्वारा ऑक्सीकृत करके एस्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं तो वैनेडियम पेंटॉक्साइड यूज़ होता है। हाइड्रोजन के निर्माण की वॉश विधि में आयरन ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड यूज़ होता है। अमोनिया के बनाने में हमने ये सारे आपको लिखे हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। वीडियो अगर मैं करूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। ऐसे ही औद्योगिक उसमें भी निर्माण में, औद्योगिक में यानी कि आपका क्या होता है अमोनिया के निर्माण में, और आपका ओसवाल विधि में नाइट्रिक एसिड के निर्माण में यूज़ होते हैं उत्प्रेरक, जो नाम लिखे हैं यहाँ पे। आगे आ जाइए आपका हम जियोलाइट क्या होता है। जियोलाइट आपका यूज़ होता है, जो आरओ होता है उसमें जियोलाइट यूज़ करते हैं आपको वाटर को क्या करने के लिए, हार्ड से सॉफ्ट यानी कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए जियोलाइट इस्तेमाल किया जाता है। जियोलाइट का क्या होता है सूत्र, ये देख लीजिए, जनरल सूत्र होता है इसका MXN AlO2 ब्रैकेट में X SiO2y.MH2O, जिसमें M क्या है, सामान्य धन आयन है जो कि सोडियम पोटेशियम अथवा कैल्शियम हो सकता है। N क्या है, धन आयनों पे आवेश है। M क्या है, क्रिस्टलीकरण यानी कितने जल क्रिस्टल हुए। तो कुछ आपके जियोलाइट्स हैं जिनके नाम दे रखे हैं, एरियोनाइट जो कि Na2K2 CaMgAlO2 का ट्वाइस, SiO3 ट्वाइस 0.6H2O, ऐसे ये दे रखा है। इसमें जो हम लोग जो यूज़ करते हैं मोस्टली वो होता है आपका ये Na2CaAlO2 का SiO4 का 6H2O या Na2AlO2 का 12 SiO2 12.27H2O। जियोलाइट का क्या होता है, जियोलाइट का कार्य क्या होता है, ये आपका वर्णात्मक मतलब कहना है आकृति वर्णात्मक, यानी उत्प्रेरक अभिक्रिया जो उत्प्रेरक के रंध्र संरचना, ठीक है, रंध्र संरचना यानी कि जो उसमें आपका स्पेस है, जो आपका छिद्र है, एवं अभिकारक एवं उत्पाद अणुओं के आकार पर निर्भर करती है। आकार
वर्णक उत्प्रेरक कहलाती है। समझ में आ रही है? यानी कि उत्प्रेरक की अभिक्रिया उत्प्रेरणीय अभिक्रिया यानी कि आपका कैटालिटिक प्रोसेस जिसमें उत्प्रेरक की रंध्र संरचना और एवं अभिकारक एवं उत्पाद के अणुओं के आकार पर निर्भर करती है। तो देखिए कैसे वर्क करता है, सुन लीजिए। जियोलाइट का विशिष्ट लक्षण उनकी छिद्र में संरचना है जो विभिन्न आकार की रिक्तियां उत्पन्न करती है। इनकी खुली संरचना सिलिका द्वारा उत्पन्न की जाती है, जिसमें एल्युमिनियम संरचना सिलिका द्वारा उत्पन्न की जाती है, जिसमें एल्युमिनियम का x/x+y प्रभाज्य यानी क्या फ्रैक्शन चतुष्फलीय रिक्तिका यानी टेट्राहेड्रल साइड्स को घेरे होता है। एल्यूमिनोसिलिकेट यानी एल्यूमिनियम सिलिकेट का जाल के ऋणावेश को धन आयनों के आवेश द्वारा संतुलित किया जाता है। इसमें कुल आयनों का लगभग 50% भाग रिक्त रहता है, जिसमें जल भरा होता है। और इसमें आयनन एक्सचेंज की विधि से हम जल को क्या करते हैं, मृदु करते हैं। तो आज के लिए इतना ही बेटा, आगे की हम चीज़ें पढ़ाएंगे, साथ ही साथ पढ़ते चलिए, समझते चलिए। थैंक यू।